एंड स्टडी जोन। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सही होंगे और आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ये वही चैप्टर है जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं और इस जा मेडिकल वाले जाओ तो इसको छोड़ देते हैं और नॉन मेडिकल वाले इसमें रट्टे लगाते हैं। हम आज क्वांटम मैकेनिक्स का एक जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आई, क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब है, और क्वांटम मैकेनिक्स हम क्वांटम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को हटा के हम केमिस्ट्री वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपने मेरी कहानी सुननी है, फील करना है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म कैसे हुआ, है ना। कि सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वांटम और मैकेनिक्स वर्ड का मतलब क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बजाय क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं यहाँ पे काम करी। तो ये सारी चीज़ों के जवाब हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ एक भाषण के तौर पे रहेगा, ठीक है, और कुछ हिस्सा हम आज के लेक्चर में कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो बस आपने मेरे को लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है। इसमें हमने ज़्यादा लिखने वाला पोर्शन कुछ नहीं है, जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। ठीक है, जस्ट फील करना है कि क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अगर हमें पता हो ना किसी चीज़ की, तब हमें ना उस चीज़ टॉपिक को पढ़ने का मज़ा भी आता है। आज हम जस्ट इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरीके से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझो कि क्वांटम वर्ड का क्या मतलब है और मैकेनिक्स वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं इसमें जस्ट में इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। नंबर वन इज क्वांटम, ठीक है, और एक वर्ड है मैकेनिक्स। यहाँ पे लिखने वाला कुछ भी नहीं है नोटबुक पे, जस्ट आपने दिमाग में छापना है, जो भी छापना है जस्ट दिमाग से समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वांटम। क्वांटम, अगर हम क्वांटम वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि क्वांटम वर्ड का क्या मतलब होता है। क्वांटम एक बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं ना क्वांटम पार्टिकल। एक बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है जिसके पास बहुत भरी भर के एनर्जी होती है। यानी कि अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ दो शब्दों को, एनर्जी होती है उस पार्टिकल के पास और एक छोटा पार्टिकल है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको वेरी स्मॉल एनर्जेटिक पार्टिकल। क्वांटम वर्ड का मतलब हो जाता है एक एनर्जेटिक पार्टिकल। वेरी स्मॉल होता है। देखो जैसे हम लोग वो नैनोमीटर में जाते हैं, नैनो साइज में जाते हैं, नैनो पार्टिकल बोलते हैं, उससे भी छोटा साइज होता है इस क्वांटम का। ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये भी क्वांटम पार्टिकल्स में आते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिनको आप नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, वो सारे के सारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली बात क्या होती है, क्वांटम पार्टिकल एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है। हम उसके मोशन के बारे में समझेंगे। तो मैकेनिक्स का मतलब हो गया मोशन। यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं स्मॉल इनर्जेटिक पार्टिकल, और मैकेनिक्स मतलब हो गया मोशन। यानी कि हमने क्या करना है, हमने उस छोटे पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करना है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम उस छोटे पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात। अब बिल्कुल मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। देखो अब क्या होता है, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। पहली बात तो ये देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जो पहले जो मैकेनिक्स चलती थी, वो हमारे पास जो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मींस जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ये बाइक जा रही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये कार मूव कर रही है। ठीक है, उनकी स्पीड मेजर करना, उनकी डिस्टेंस मेजर करना, उनका एनर्जी, मोमेंटम, ये सब चीज़ें आप न्यूटोनियन फिजिक्स में पढ़ते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास एक फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक होता है। क्योंकि फिजिक्स जो है वो फिजिकल, जैसे जो फिजिकल का मतलब होगा जो जैसे पार्टिकल्स हो गए, हमारे आसपास जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके साथ डील करता है। वो कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो सकता है, इट मे बी डस्ट पार्टिकल्स, इट मे बी एनी काइंड ऑफ पार्टिकल जो हम नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते। वो सारे पार्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं,
फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब हमने वहां से क्वांटम केमिस्ट्री वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि हम उसका केमिकल एस्पेक्ट समझने वाले हैं। केमिकल एस्पेक्ट को समझना है हमने उस छोटे से पार्टिकल का। अब समझो मेरी बात, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ये भी तो सारे के सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं। और इवन एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये भी क्वांटम पार्ट। इसका मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, हमने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सारे वर्ड्स हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो इस करके इनका मोशन समझना है, इनका जब ये मूव करते हैं तो इनके मोशन को अंडरस्टैंड करना है। तब हमने वहां से वर्ड मैकेनिक्स को हटा के क्वांटम केमिस्ट्री वर्ड यूज कर लिया। ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब है हमने सिर्फ डील किसके साथ करना है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना है, एटम्स के साथ डील करना है, मॉलिक्यूल्स के साथ डील करना है। हम बाकी डस्ट पार्टिकल्स हो गए या बाकी अदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हो गए, उनके साथ हम डील नहीं करेंगे, वो फिजिक्स वालों का काम है। ठीक है। फिजिक्स में तो सारे पार्टिकल्स पढ़ते हैं, चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे प्रोटॉन्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, उसमें सारे पार्टिकल्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, अपने एटम्स के ऊपर और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तभी हम मैकेनिक्स को हटा के केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्वांटम पढ़ाई जाती है, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम इनको केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स नाम की चीज भी होती है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे जाके। ठीक है। इन सब चीजों को जो भी केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं चीजें, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर। अब बात करते हैं, क्या इसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लग सकती थी? क्या ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा ब्रांच की जरूरत पड़ी, एक एक्स्ट्रा मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, एक एक्स्ट्रा हम लेके आए, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्या इसके ऊपर हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन्स के वो लॉज नहीं लगा सकते थे? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, क्या ये सारे लॉज जो न्यूटन ने अपने मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि कार की स्पीड देखनी है, या जो बॉल मूव कर रही है तो बॉल की स्पीड देखनी, मोमेंटम देखनी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आप फॉर्मूले अब तक क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते आए हैं, क्या वो एक छोटे पार्टिकल के ऊपर नहीं लग सकते थे? तो आंसर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ याद रखना मेरी एक बात, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में यही डिफरेंस है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने यही सेम सारे फॉर्मूलाज, जो न्यूटन के फॉर्मूलाज हैं, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, जब उसको एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर लगाने की कोशिश करी, तो वो पार्टिकल के एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। तब वहां पे पता लगा उन साइंटिस्टों को कि हमें एक अलग ब्रांच की जरूरत है, इन पार्टिकल्स की स्टडी हम एक अलग टॉपिक में स्टडी करेंगे, एंड दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब ये लोगों को टफ क्यों लगती है? ये लोगों को टफ इसी करके लगती है बिकॉज एक तो हम पार्टिकल्स को इमेजिन नहीं कर पाते, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं ना, वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। एक पहली बात, पार्टिकल हमेशा मूविंग रहेगा। ठीक है। मान लो मेरे आसपास अभी डस्ट पार्टिकल्स हैं, या मेरे आसपास अभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, जिसकी भी जो भी मेरे आसपास इस टाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स, वो सब क्वांटम पार्टिकल्स हैं, जिनको हम नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते हैं। समझ रहे हो? तो इन सब के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज लगाएंगे। अब जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो चुकी है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की ऐसे क्या फेलियर रही थी जो वो क्वांटम मैकेनिक्स में, मतलब क्वांटम पार्टिकल के ऊपर हम नहीं लगा सकते? कुछ ऐसे फेलियर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। अब क्या फेलियर रहे हैं? सबसे पहला फेलियर तो यही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, या फिर जिनको स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, जिनको हम नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये सबसे पहला इसका क्या था? फेलियर था क्लासिकल मैकेनिक्स का। आई होप आपको ये चीज़ें मेरा समझ आ रहा होगा। लेक्चर्स में लिखने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, सिर्फ एक फील करना है कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स आई। ठीक है। अब वहां पे अब दूसरा चीज जो क्लासिकल लॉज में हम सबसे ज्यादा चीज पढ़ते हैं, वो ये कि
मान लो कोई लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, आप उनकी पोजीशन फिक्स निकाल सकते हैं, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, आप उनकी एनर्जी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। मान लो एक मूविंग कार है, एक कार जा रही है, कार अगर स्टैटिक पोजीशन पे है, कार खड़ी है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई कार इस टाइम पे खड़ी है। कार जो है वो अपने स्टैटिक पोजीशन पे है और वो इसकी पोजीशन फिक्स है। कार अगर मोशन कर रही है तो आप उसकी स्पीड पता कर सकते हैं, आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं, सारी चीजें आपको एक्यूरेट मिलेंगी। मतलब आप एक तरह से डिटर्मिनिस्टिक हो जाओगे। डिटर्मिनिस्टिक मतलब होता है कि आप जो भी चीजें आप डिटर्मिन कर रहे हो आप पूरे तरीके से डिटर्मिन कर सकते हो, उसमें कोई भी आगे पीछे पॉइंट्स नहीं होंगे। मतलब जो पोजीशन है उसकी वही है, जो उसकी स्पीड है वही है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बोल रहे हो कि यार उसकी स्पीड शायद ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। शायद वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, शायद उसकी पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, शायद उसकी पोजीशन वहां पे भी हो सकती है। ऐसे वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? डिटर्मिनिस्टिक। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स का। मैं बताता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक। अब प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है शायद, है ना, इतने परसेंट ये भी हो सकता है, इतने परसेंट ये भी हो सकता है। एक्यूरेसी नहीं है ना। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, अब मेरे सामने गैस पार्टिकल है, मैं बोलता हूँ ये गैस पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये गैस पार्टिकल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। द थिंग इज एक्यूरेट पोजीशन तो नहीं है ना मेरे पास उस पार्टिकल की। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल रैंडम मोशन में है, वो पार्टिकल हमेशा मूविंग रहेगा। पार्टिकल कभी एक जगह पे रुक नहीं सकता। पहली बात हमेशा याद रखना, स्मॉल पार्टिकल कभी भी अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होगा, वो मूविंग होगा ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ऑक्सीजन के पार्टिकल को पकड़ के रख लिया, नहीं, गलत है। हाँ, पार्टिकल हमेशा मूविंग रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब पार्टिकल अगर मूविंग रहेंगे, आप एक टाइम पे ये बोल रहे हो कि पार्टिकल की पोजीशन ये थी, तो दूसरे पल में वो पार्टिकल उड़ के दूसरा चला जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं। और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी की ही बातें करेंगे सारी की सारी, कि पार्टिकल के यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, पार्टिकल के वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इस एनर्जी स्टेट में अगर पार्टिकल है तब प्रोबेबिलिटी निकालो। हम सभी तरह प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। एक्यूरेसी तो क्वांटम मैकेनिक्स में है ही नहीं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्यूरेसी नहीं है। सो ये चीज़ आप समझ आया कि हम एक पार्टिकल की बात करेंगे, और केमिस्ट्री वर्ड में हम हमेशा एक एटम, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। इतना हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा आपको फील आई। अब हम आगे चलते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स थे उनका मोमेंटम, उनकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें आप एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हो। साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्लासिकल लॉज लगा के। लेकिन अगर यही चीज, यही लॉज और यही फॉर्मूलाज जब एक स्मॉल पार्टिकल के ऊपर लगाए गए, तो ना तो एक्यूरेट मोमेंटम निकला, ना ही एक्यूरेट पोजीशन निकली। और ये किसने बताया था? हमारे पास द ग्रेट साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी जस्ट ये समझो कि क्लासिकल कहता है कि हम पोजीशंस को फिक्स पता कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी बताता है कि नहीं। हाइजेनबर्ग क्या बताते हैं कि हम मोमेंटम, पोजीशन, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते एक स्मॉल पार्टिकल के लिए। डिटेल में डिस्कस इसको करेंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फेल्यूर हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्या फेल्यूर थे सब? मैं अगर फेल्यूर के छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता हूँ। वैसे तो हमारे पास जस्ट आपको अपने माइंड में रखना है ये चीज़ें, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लेक्चर को समझिए और बुक में जाके लेक्चर को पढ़िए, तब जाके आपको चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे लाइनें लिखता रहूँगा छोटे बच्चों की तरह, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप ग्रेजुएशन में हो, इतना तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें आपको समझनी है और बुक जाके पढ़नी है, तब जाके चीज़ों की ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, सो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स से लेता हूँ कि हमारे पास फेल्यूर क्या रहे ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, सबसे पहला फेल्यूर मैंने बता दिया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वाला। मैं छोटा सा सब जस्ट हिंट लिख रहा हूँ।
मैक्रो या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आप समझ गए होंगे माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में मैंने क्या आपको बताया है मेन पॉइंट, कि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है और माइक्रोस्कोपिक के लिए उसके लॉज जो है वो फॉलो नहीं होते। सेकंड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपके पास, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज बताई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि हम पोजीशन मोमेंटम ये सब छोटे पार्टिकल के लिए एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिकल क्या बताता है कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस करके क्लासिकल वाले लॉज जब लगाए गए स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर तो नहीं फॉलो हुआ, फिर जाके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज, अब हम लाइट की बात करते हैं। एक जो हमारे पास लाइट होती है ना, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे हमारे पास गामा रेज हो जाती हैं, एक्स रेज हैं, यूवी है, विजिबल है, आईआर, रेडियो, माइक्रो, ये सब जितने भी मैंने आपको वेव्स बताई हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं इनका वेव नेचर होता है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका वेव नेचर होता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन जब हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली देखा और जब हमने क्लासिकल लॉज देखे तो क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं है। ऐसे वाले जितने भी जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनमें होती है पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज ए वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे भी, कि इसने सिर्फ क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या है, वेव नेचर है। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास डी ब्रोगली और जब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, वेव पार्टिकल डुअलिटी आ जाती है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये पॉइंट्स मैं जस्ट ये सिंपल पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने बोल चुका हूँ, आप इनको आराम से सुनकर अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी के अंदर मैं आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताऊंगा और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फेल्यूर था। ठीक है, क्या फेल्यूर था पता आपको लग गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेल्यूर की। वो ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी है जो उस पार्टिकल में जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में रहती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक के लिए है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो वहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स हैं, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बट हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती नहीं, वहां पे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स नहीं है, बड़े पार्टिकल्स में नहीं, छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल जो लॉज थे वो उस क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो वो कह रहे थे कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसने क्लासिकल ने क्या बोला था कि जो बड़े पार्टिकल जो लॉज फॉलो कर रहे हैं वही छोटा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो भी वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे हैं वही छोटे पार्टिकल्स भी वही फॉलो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। जब क्वांटम मैकेनिक्स आई तो क्वांटम मैकेनिक्स में बताया कि नहीं भाई, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स नहीं है, वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग हो गया, पर क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ये हमारे पास क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे क्या लेके आए, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। क्वांटाइजेशन मतलब एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे लेवल्स हैं जिनके बीच में कोई गैप नहीं है, जस्ट सिंपली ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, इनके बीच में
कोई गैप नहीं है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, और कोई भी एनर्जी वैल्यू जो है वो पार्टिकल अटेन कर सकता है। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे प्रॉपर एनर्जी लेवल्स बनेंगे ऐसे करके, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का गैप रहेगा। ठीक है, जितना पार्टिकल छोटा होता चला जाता है उनके बीच में गैप बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब पार्टिकल बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, जिनको आप नेक्ड आइज के साथ विजिबल कर सकते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल के बीच में जो गैप होते हैं, स्पेस होता है, वो नहीं होता, वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके होते हैं प्रॉपरली। लेकिन जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जितना पार्टिकल आप स्मॉल करते चले जाएंगे उस पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए। कुछ फेलवर थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हम छोटे पार्टिकल्स के ऊपर नहीं लगा सकते थे, बड़े पार्टिकल्स के ऊपर तो ये लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताने थे। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्लासिकल की बजाय हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी जब हमने एक स्मॉल पार्टिकल को अंडरस्टैंड करना था। अब कौन कौन से फिनोमिनाज हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूफ नहीं कर पाई, जो ऐसे फिनोमिना जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्ड नहीं कर पाई। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिनाज that cannot explained by classical mechanics। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे कौन से फिनोमिनन्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिनोमिनन्स के स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ऐसे कौन से ऐसे फिनोमिना। सबसे पहले हमारे पास फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो ऐसा फिनोमिना जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और कौन कौन से फिनोमिनाज हैं, जैसे दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ऐसे फिनोमिना जब आप हाई लेवल का या एडवांस लेवल का जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आप देखोगे जो स्पेक्ट्रा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वो भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि स्पेक्ट्रा को तो एनर्जी लेवल्स चाहिए भाई, एनर्जी लेवल्स का एनर्जी गैप होना चाहिए, तभी तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर वाले लेवल में जंप करेगा, वहां जंप करेगा, तभी तो स्पेक्ट्रा आएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लॉज नहीं लगते वहाँ पे, सब क्वांटम लॉज लगते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स चलती है पूरी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जितनी हम पढ़ेंगे आगे जाके, स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम सब भी तरफ क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज लगाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से जो चीज़ें ड्राइव करके लाते हैं वही हम सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ते हैं। इन फिनोमिनास को हम वन वन वाई करके इसको पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताऊंगा, फिर ये स्पेक्ट्रा तो नहीं यहाँ पे बताया जाएगा बिकॉज इसके लिए तो अलग यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ये अलग है। फिजिकल स्पेक्ट्रा है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, या फिर है ना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ये अलग से पढ़ाया जाएगा, इसके लिए तो अलग चैप्टर बनेंगे। ठीक है, अब ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक्स पहले कवर करेंगे, फिर हम उसके बाद ऑपरेटर्स पे जाएंगे। वैसे असली क्वांटम तो हम ऑपरेटर से ही पढ़ते हैं, पर बेसिकली मेन बात यह है कि जब तक हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा हम ऑपरेटर्स पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे। ठीक है, आप रट्टे लगा लेंगे, मैंने वही बोला ना, नॉन मेडिकल वाले रट्टे लगा लेते हैं, मेडिकल वालों को वैसे समझ में नहीं आता। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको पिछला हिस्ट्री पता होगी, मैंने आपको कुछ हिस्ट्री बताई है किस तरीके से क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज नहीं फॉलो हुए, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज आए। और ये नहीं है कि किसी एक बंदे का काम होता है, किसी एक साइंटिस्ट ने सारा काम कर दिया, नहीं। ठीक है, सर इसाक न्यूटन जी जो हमारे इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स सब उनके हाथ में है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ सारी उन्होंने दी, कुछ और साइंटिस्ट लोग भी होते हैं जो सहायता करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ अपने लॉज भी देते हैं। ठीक है, सो मेन बात ये होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स जब हो रही थी, धीरे धीरे जब चीज़ों की इतनी बड़ी रिसर्च चल रही थी उस टाइम पे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े।
ठीक है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हैं हमारे पास, जैसे डी ब्रोगली हैं, ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे पास, हाइजनबर्ग जी जुड़े हैं, मैक्सवेल जी जुड़े हैं। तो इन इन सब का कंट्रीब्यूशन होके ही कुछ नई थ्योरीज निकलती हैं, तभी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो ये उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे कह लो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक चलता हुआ टॉपिक था उस टाइम पे। इतनी बड़ी ग्रेट रिसर्च चल रही थी इन टॉपिक्स के ऊपर। कोई लाइट के ऊपर स्टडी हो रही थी, कोई एक पार्टिकल के ऊपर स्टडी हो रही थी, है ना। अब लाइट के ऊपर स्टडी होके पता लगा कि हाँ भाई उसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी है। कोई भी हमारे पास मैटर है उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ये लाइट की हेल्प से भी पता करा गया। और वैसे उनके ऊपर रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये टाइम टू टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट लोग जुड़े, स्टडीज़ हुई, और तब जाके हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के ये लॉज बनते गए। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करा गया। एक पार्टिकल के ऊपर रिसर्च करना एक बहुत बड़ा एक टीडियस टास्क था उस टाइम पे, बिकॉज इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, फिर भी लोग लगे हुए थे। उन लोगों का इतना माइंड सेटअप था कि वो लगे हुए थे छोटे पार्टिकल जिनको हम नेक्ड आइज के साथ इवन देख भी नहीं सकते हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर देखो रिसर्च चल रही थी। कितनी बड़ी अच्छी चीज़ थी उस टाइम पे, है ना। सो ये ऐसे होता है ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं हमने गैस के साथ, तो उसके ऊपर लॉज बना दिए। अब छोटे पार्टिकल के ऊपर स्टडी करना तो ये एक तरह से एक मुश्किल काम था, और इतनी इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं थी, फिर भी काम चला हुआ था। बहुत अच्छी बात थी, ग्रेट रिसर्च हो रही थी उस टाइम पे, और आज जाके क्वांटम मैकेनिक्स आई है। क्वांटम मैकेनिक्स को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। आप क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे हुआ मत समझना कि यार ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है या पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, कुछ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी हैं। दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना एडवांस तक मतलब नहीं जाना है उन्होंने उन्होंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना है। कितना सिलेबस में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको बहुत आगे एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है वो थोड़ा एडवांस लेवल तक किया जाता है। तो उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हाई लेवल तक का, ठीक है। तो मैं दोनों तरीकों से कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अभी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स तो सबको देखने हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतनी ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स आती है, बिकॉज ये सबसे एक ऐसा चैप्टर है, ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री एक मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप सारा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो क्वांटम केमिस्ट्री से ही जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में जो आप एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते हैं, वो सब क्वांटम केमिस्ट्री से ही आया हुआ है। इवन क्वांटम केमिस्ट्री तो बीएससी लास्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। आई थिंक मेरे को तो लगता है इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देना चाहिए, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स अगर पहले से ही बंदा समझ लेगा ना, उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते हैं, या फिर आप जो भी एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट समझते हैं, एरोमेटिसिटी समझते हैं ना हम लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब के पीछे क्वांटम केमिस्ट्री का ही हाथ है। सारी चीज़ों के पीछे क्वांटम केमिस्ट्री ही है जो आपके पास चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। सो क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, आप ऐसे कह लो पूरी केमिस्ट्री की देवी है, जिसको समझे बिना आप केमिस्ट्री को फील नहीं कर सकते। फिर आप रट्टे ही लगाते आएंगे कि NO का मॉलिक्यूलर डायग्राम ये बनेगा, CO का मॉलिक्यूलर डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन तक ऐसा बनता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते ही हमारे लेवल्स चेंज हो जाते हैं। यही पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ते हैं हम लोग। तो वो सारे चेंज क्यों होते हैं, क्या होता है, उनका सब क्वांटम केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। ये जो ऑर्बिटल्स की आप शेप्स बनाते हैं, S ऑर्बिटल की ऐसे शेप बनेगी, D की ऐसे बनेगी, P की ऐसे बनेगी, ये सब क्वांटम केमिस्ट्री का है। आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वो भी क्वांटम केमिस्ट्री से आई है, ठीक है। आप जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ते हैं वो सब क्वांटम केमिस्ट्री का है। तो मेरे कहने का मतलब है क्वांटम केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री की देवी है। इसको समझे बिना आप एक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री को आपको फील करना पड़ेगा, आपको इससे प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने कुछ बातें बतानी थी और कुछ बातें आपने सुनी समझी, और इसी के साथ मैं आपको ये लेक्चर अभी फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करूँगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा, और चीज़ों को हम आगे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आई होप आपको ये मेरी बात आज की समझ आई होगी। आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप अपने सीधा माइंड में भी लिख सकते हैं,
ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।